हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ज़ोमैटो के आईपीओ के बारे में। तो रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि ज़ोमैटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है मार्केट में। 14 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगा वो हर एक के लिए। कहा जा रहा है इसका जो पर शेयर प्राइस होगा वो 72 रुपीज़ से लेके 76 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। तो इस वीडियो में चेक करते हैं कि क्या ज़ोमैटो का आईपीओ वर्थ इट है, क्या हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो कल को हमको गेन देगा या फिर रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है। देखिए, ये कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी और स्टार्टिंग में इसका नाम foodie.com के नाम से था और छावड़ा जी और गोयल जी ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी थी। और फिर कुछ सालों बाद इसको रीब्रांड करके ज़ोमैटो कर दिया गया। कई बार इस कंपनी का नाम चेंज हुआ है, लेकिन हम सिंपल रखने के लिए बस ये समझते हैं कि इसका नाम चेंज हुआ था और अब ज़ोमैटो करंटली है। तो अब ज़ोमैटो के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ज़ोमैटो है एक वो लॉस मेकिंग कंपनी है। 2008 से लेके अब तक इस कंपनी की बैलेंस शीट आप चेक करेंगे तो लॉसेस ही लॉसेस दिखेंगे आपको। अगर पहली नज़र में इस कंपनी का आप एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं तो आपको लगेगा ये बेकार है, छोड़ो, इस पर इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे जाते जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्राइम बिजनेस है वो सिर्फ फूड डिलीवरी पे फोकस नहीं है। तो बेसिकली अगर आप चेक करेंगे इस कंपनी की हिस्ट्री तो रेगुलर इंटरवल्स पे इस कंपनी को जब भी फंडिंग की ज़रूरत हुई है, इसको इन्वेस्टर्स ने हमेशा फंडिंग दी है। तो देखते हैं वीडियो में आगे कि कैसे कैसे इस फंडिंग का रोल रहा है इस कंपनी की ग्रोथ में। और थर्ड जो पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है इसका कंपटीशन, स्विगी। अगर ये प्राइस रेस कर लेता है मार्केट में तो क्या इसमें पोटेंशियल है कि जो इसका कॉम्पिटिटर है स्विगी उसको साइडलाइन करके मार्केट लीडर बन जाए। तो देखते हैं बेसिकली इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर ये फंडिंग रेस कर रहे हैं 2008 के बाद रेगुलर इंटरवल में, जबकि इनके बैलेंस शीट में लॉस है, तो भाई कोई इन्वेस्टर पागल ही होगा। एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर बार बार फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है जब भी उसको लग नहीं रहा है कि ये ग्रोथ कर पाएगी। देखिए, 2008 से लेकर 2020 का अगर आप समय निकालें तो 12 साल होते हैं। तो 12 साल तक इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट शो नहीं किया है। फिर भी अगर इन्वेस्टर्स ने जब भी इसको रिक्वायरमेंट हुई है इस कंपनी को पैसा दिया है, तो या तो वो इन्वेस्टर कोई पागल है, बेवकूफ़ है, गधा है, या फिर उसको इस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में कुछ ऐसा पता है जो नॉर्मल इन्वेस्टर को नहीं पता। तो देखते हैं, चलिए। तो बेसिकली ये है कि इस कंपनी का अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रेगुलरली ग्रो हुआ है। बेसिकली जो ये कंपनी है वो फोकस करती थी स्टार्टिंग के अंदर, जब इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था अपना, तो ये B2C बिज़नेस मॉडल पे काम करती थी, जिसमें ये कोई कस्टमर अगर कोई फ़ूड ऑर्डर करता था तो ये रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप करके उनके थ्रू उनको फूड एक प्रॉपर फॉर्मेट में पहुंचाया करती थी। तो इसलिए ये फूड टेक स्टार्टअप की कैटेगरी के अंदर आता है। तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी और फूड को इंटरलिंक करके इन्होंने एक ऐसा ऐप बना के और वेबसाइट के थ्रू फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। तो अब जो ये मार्केट है फूड डिलीवरी वाली, ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ड्रिवन मार्केट है। तो होता ये था कि स्टार्टिंग के अंदर अगर ये 1 रुपये किसी ऑर्डर से अर्न कर रहे हैं तो उस ऑर्डर को पूरा कंप्लीट करने के लिए इनको 1.5 रुपये खर्च करने पड़ते थे। यानी बहुत ज़्यादा पैसा इनको कस्टमर एक्विजिशन में लगता था, बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग में लगता था, बहुत ज़्यादा जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको स्टेबल रखना और वो करना। क्योंकि हमारी जो इंडियन माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है। हम लोग नहीं पसंद करते डिलीवरी चार्ज और वो सब पे करना। और दूसरी बात ये है कि इसको बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन भी अर्लियर डेज़ में फेस करना पड़ा था। देखिए, पहले फूड पांडा आया था और ऊबर ईट्स आया था और ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स रहे हैं जो इन्होंने काफ़ी टफ़ कंपटीशन ने इनिशियली दिया है। लेकिन अभी मार्केट में फ़िलहाल 2 ही मार्केट लीडर हैं, एक हमारा स्विगी है और एक हमारा ज़ोमैटो है। तो बहुत हद तक इनका कंपटीशन हट गया है। इन्होंने ऊबर ईट्स को तो एक्वायर कर लिया था कुछ टाइम पहले
और फूड पांडा बंद हो गया इंडिया में। तो आज की डेट में इनका मेन कॉम्पिटिटर स्विगी ही है, और अगर ये फंडिंग रेस कर लेते हैं तो जो इनको रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अटेन नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि आगे जाके इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अटेन हो जाए। तो जो मेन रीज़न था इनका, एक तो रेवेन्यू का था, और दूसरा रीज़न इनका है कि इनके पास डाटा बहुत ज़्यादा है। बेसिकली अगर कोई कस्टमर इनसे कोई भी फूड ऑर्डर करता है तो इनको उसकी लोकेशन पता है, वो कौन सा खाना ऑर्डर कर रहा है उनको ये पता है, उसका फेवरेट डिश कौन सी है उसे ये पता है, उसका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है उसे ये पता है। तो ओवरऑल एक पर्सन एक छोटी सिटी में किसी एरिया में बैठा हुआ है और एक पर्टिकुलर फूड ऑर्डर कर रहा है, तो ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फूड कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप देखेंगे रिसेंटली कि काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो एक्टिव रेस्टोरेंट्स हैं वो हैं 3.5 लाख्स के अराउंड, 3.5 लाख्स के अराउंड रेस्टोरेंट्स हैं जो इनकी प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, और अराउंड 575 सिटीज़ के अंदर ये एक्सपैंड कर चुके हैं अब तक। और ज़ोमैटो और स्विगी के थ्रू क्लाउड किचन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। क्लाउड किचन्स बेसिकली एक नॉर्मल रेस्टोरेंट ही है। तो एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर सिर्फ किचन देख लें और बाकी सब चीज़ साइडलाइन कर दें तो उसको क्लाउड किचन कह सकते हैं आप। तो एक क्लाउड किचन का ऑपरेशन कॉस्ट 1/10 होता है अराउंड एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के। तो क्लाउड किचन के सबसे बड़े एग्जांपल्स जैसे कि आपने शायद यूज़ भी किया होगा, तो फासोस के रोल्स आपने खाए होंगे, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये क्लाउड किचन का एग्जांपल है। बॉक्स सेट हो गया, बहरोज़ बिरयानी हो गया, मोज़ो पिज़्ज़ा हो गया, ऐसे काफ़ी सारे क्लाउड किचन्स हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं रिसेंटली इंडिया में, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। तो बेसिकली अब ज़ोमैटो के पास डाटा है, ज़ोमैटो के पास रेवेन्यू है। अब प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करने के लिए ज़ोमैटो ने B2C से जंप करके B2B में भी आ गए हैं। तो अब ज़ोमैटो ने फोकस किया है ज़ोमैटो किचन्स के अंदर। तो बेसिकली ज़ोमैटो किचन एक क्लाउड किचन ही है जिसकी ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन एक मेगा क्लाउड किचन है, यानी बहुत सारे क्लाउड किचन सिर्फ एक रूफ़ के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ज़ोमैटो को पता है कि इस एरिया में जिसमें हम रहते हैं उस एरिया में बिरयानी बहुत पॉपुलर है, और अराउंड 200 रुपये की बिरयानी लोग खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और साल के इस एरिया या इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर चलती है और बहुत ज़्यादा लोग ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो उस डाटा के अकॉर्डिंगली ज़ोमैटो अपने जो ज़ोमैटो किचन्स हैं उन्हें डिज़ाइन कर सकता है, और एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉपर जो फूड चाहिए कस्टमर को उसको प्रोवाइड कर सकता है एट वेरी चीप कॉस्ट। सो जो अभी इनको इशू आ रहा है फूड डिलीवरी बेसिस पे, जो B2C में आ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी अटेन नहीं हो पा रही है, वो इनकी प्रॉफिट मल्टीप्लाइज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा जैसे ही ये B2B के अंदर फोकस करते हैं और इस फंडिंग को रेस करते हैं। और सबसे दूसरी जो चीज़ है, ये फोकस कर रहे हैं ज़ोमैटो हाइपर प्योर में। ज़ोमैटो हाइपर प्योर काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ज़ोमैटो का। तो ज़ोमैटो हाइपर प्योर में बेसिकली ये है कि ये फार्मर्स से ऑर्गेनिक फूड्स प्रोक्योर करेंगे और उसको वेयर हाउस में स्टोर करके फिर जितने भी किचन्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, और जो लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ज़ोमैटो हाइपर प्योर का। तो इनके प्लेटफॉर्म से अगर कोई बंदा कोई चीज़ ऑर्डर करता है तो उसके पास जो सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि आज देख रहे हैं आज की डेट में ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड्स का बहुत ज़्यादा चलन है, तो एक सर्टिफिकेट हो जाएगा और एक मोनोपोली हो जाएगी मार्केट के अंदर कि रेस्टोरेंट को परमिट हो जाएगा कि इनको यहीं से प्रोक्योर करना है अपना सारा रॉ मटेरियल। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ोमैटो के काफ़ी सारे मेंबरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा ज़ोमैटो गोल्ड और ज़ोमैटो प्रो, जो काफ़ी पॉपुलर हैं और कॉमन मासेस में काफ़ी ज़्यादा ईज़िली लोग पसंद करते हैं उनको। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब ज़ोमैटो ने कंटेंट क्रिएशन पे भी फोकस किया है। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ भी ये टाई अप कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी सारे लाइव म्यूज़िक और कॉमिक परफॉर्मेंसेस करवा रहे हैं ये आर्टिस्ट से और कंटेंट क्रिएटर से, और एंगेज कर रहे हैं काफ़ी सारी ऑडियंस।
तो हो सकता है कि ये वाली अप्रोच इनको काफ़ी हेल्प करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक मास्टर स्ट्रोक है, जो मतलब इस कंपनी को श्योर अगर ये डील हो जाती है और ये फंडिंग ये रेज़ कर पाते हैं जो ये कह रहे हैं रेज़ करने के लिए, तो स्विगी को ये साइडलाइन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली चल रहा है कि जो ज़ोमैटो है वो ग्रोफर्स को एक्वायर कर सकता है। तो बेसिकली जो ग्रोफर्स है वो एक ग्रोसरी चेन है जो बेसिकली ऑनलाइन ग्रोसरी को सप्लाई करती है B2C में। तो अगर ये एक्वायर कर लेते हैं तो इनके ज़ोमैटो किचन्स और हाइपर श्योर और जो इनके मेंबरशिप प्रोग्राम्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो इनका एक्सपेंशन है ओवरऑल इंडिया के अंदर वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ोमैटो ने काफ़ी अच्छा अपना रेवेन्यू मॉडल निकाला है, लेकिन अगर ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहे B2B और B2C सिटीज़ के अंदर, जैसे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हो गई, उसके अंदर ये प्रॉपर अपना एनालिसिस निकाल के और इसी तरीके से ग्रो होते रहे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये फूड टेक स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट कर दे और काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो बेसिकली काफ़ी सारे वेज ऑफ अर्निंग्स हैं अपार्ट फ्रॉम द डिलीवरी बिजनेस ज़ोमैटो के पास। तो बेसिकली जो भी रेस्टोरेंट्स इनके साथ पार्टनर करते हैं और इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं, तो उनसे ये एक पार्टनर फ़ीस भी चार्ज करते हैं और एडवर्टाइजिंग फ़ीस भी चार्ज करते हैं अगर आपका रेस्टोरेंट आपको एडवर्टाइज़ करना है उनके प्लेटफॉर्म पे। और दूसरी बात ये है कि फ़ूड डिलीवरी तो हम सबको पता ही है कि वो अर्न करते हैं। और एक ये वाइट लेबल एक्सेस बहुत प्यारी चीज़ निकाली है, यूनिक कॉन्सेप्ट है ज़ोमैटो का, जिसके थ्रू अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप उसको स्केल करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ोमैटो के पास वो डाटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको हेल्प कर सकता है कि आपने जो किचन है या फिर आपका जो रेस्टोरेंट है उसे ग्रो कैसे करें। तो बेसिकली ये बहुत सारे वेज ऑफ अर्निंग्स हैं जो ज़ोमैटो फोकस कर सकता है अपने डाटा ड्रिवन मॉडल से। तो अगर ये सब हो जाता है तो ये चांसेस हैं कि ज़ोमैटो मार्केट लीडर बन सकता है, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जो कि ज़ोमैटो को फेस करने पड़ सकते हैं अगर ये सब अकॉर्डिंगली नहीं गया प्लान के। तो बेसिकली सबसे बड़ा रिस्क ये है रिस्क ऑफ रेगुलेशन। तो काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट बॉडीज़ और ज़ोमैटो और स्विगी के अगेंस्ट काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो कि कहा जा रहा है कि ज़ोमैटो और स्विगी प्राइसेस मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। देखिए ये सब जुडिशियल है तो इस पे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये एक फूड टेक स्टार्टअप है तो डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है रेगुलरली। इनको अपना स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी, स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ता है रेगुलरली, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जाता है। और कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए इनिशियली इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जा रही है। 40 to 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि आप देखते ही होंगे ऑफ़र्स में कि आप यहाँ से मंगाइए आपको 60% ऑफ मिलेगा। तो ये कई सारे रिस्क हैं अकॉर्डिंगली। और सबसे बड़ा रिस्क इन सब में ये है कि कहा जा रहा है कि शायद अमेज़ॉन फूड लॉन्च हो जाए ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे। अगर ये हो जाता है तो इनको एक सीरियस कंपटीशन फेस कर सकते हैं लोग। तो बाकी सब तो देखिए आगे देखते हैं। आप अजम्पशन लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं ये होगा, लेकिन देखिए किसी को कुछ नहीं पता। बस आज तक का एनालिसिस बस इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली हम किसी और चीज़ का एनालिसिस करें और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।